हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन पेजेस में। और मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ फ्रेंड लाइफ इज़ अ मैस का नेक्स्ट पार्ट। ये इसका लास्ट पार्ट होगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी जो मन चला किस्म का लड़का था और उससे अलग शांत किस्म का इंसान था विंग। दोनों ही बचपन के दोस्त थे। एक रोज़ वांगजी के पापा का मूड बहुत ख़राब होता है, जिसके कारण वांगजी की जमकर उसके पापा धुलाई करते हैं और वांगजी घर से भाग जाता है और साथ ही विंग को भी अपने साथ ले जाता है। फिर हमें पता चलता है कि विंग तो वांगजी से प्यार करता है और वांगजी विंग से प्यार करता है या नहीं ये एक सीक्रेट होता है। अब दोनों बस स्टेशन तक पहुंचते हैं और वांगजी वहां अपने पापा को देख लेता है जो हाथ में डंडा लिए उनको खोज रहे थे। तभी वांगजी ने आओ दिखाना ताव और विंग के बालों से पकड़कर उसे खींच लेता है, जिस पर उसे विंग बहुत सारी गालियां सुनाता है। अब दोनों पापा से बचने के लिए सुनसान जंगल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बड़ी सी हवेली दिखती है। दोनों वहीं घुसकर सो जाते हैं और वहां उन्हें दो अजनबी नज़र आते हैं, नील और तरा, जो अजीब थे। पर वहीं वांगजी तरा के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था, जिससे नील और विंग दोनों ही खुश नहीं थे। दोनों नील और तरा के कहने पर वहीं रुक जाते हैं और विंग एक बार तरा को आईने के सामने खड़ा देखता है, जहां आईने में तरा का सिर उल्टा था, जिसे देखकर विंग के होश ही उड़ जाते हैं और वो वांगजी को लेकर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर दरवाज़ा बंद था। तभी नील और तरा वहां आते हैं, जो अब इंसान की तरह लग नहीं रहे थे। वांगजी डर के मारे विंग से चिपक जाता है और तरा कहती है कि उनको उनसे मदद चाहिए और नील अपनी और तरा की कहानी सुनाने लगता, जो हम इस पार्ट में सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। हवेली का हॉल ठंडी हवा से भर गया था। मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और चारों तरफ हल्की रोशनी फैल गई। वांगजी और विंग लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठे थे और सामने खड़े थे नील और तरा। तरा की आंखों में आंसू जैसे चमक रहे थे। तभी नील की भारी आवाज़ गूंजी, सुनो हमारी कहानी, शायद तुम्हें यकीन हो जाए कि हम भी इंसान थे। तो चलिए अब हम सुनते हैं तरा और नील की कहानी। आखिर ऐसा क्या हुआ था दोनों के साथ, जिसके कारण इनकी आज ये हालत है। दोनों की आत्माएं आज इस हवेली में भटक रही हैं। नील ने बताना शुरू किया। पति जिसका नाम था नील और पत्नी जिसका नाम था तरा, यहीं इसी हवेली में हम रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने लव मैरिज की थी। जहाँ तरा मासूम और चंचल और साथ ही खूबसूरत लड़की थी, वहीं नील गंभीर किस्म का इंसान था। लेकिन तरा की शरारतें उसे हमेशा मुस्कुराने में मजबूर कर देती थी। तरा की हंसी उस पूरे हवेली में गूंजा करती थी। तरा ने हंसते हुए कहा, देखा नील, मैंने फिर से तुम्हें हंसा दिया। नील हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी हंसी ही मेरी दुनिया है तरा। तभी वांगजी वहीं से बोल पड़ा, वाह जीजू, आप तो शायर निकले। विंग ने वांगजी की पीठ पर जोर का मुक्का मारा। विंग बोला, चुप रह, सुनने दे। नील ने फिर से बोलना शुरू किया, मेरा खुद का बिजनेस था जो काफ़ी अच्छा चल रहा था। कुछ लालची लोग मेरे बिजनेस और घर को हथियाना चाहते थे। उन्होंने काफ़ी कोशिश की मुझ पे दबाव डालने की, पर मैं माना नहीं। जब उन्होंने देखा कि उनके कई बार कोशिश करने का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक गंदी साजिश रची। उन सभी ने मुझे और तरा को मारने की योजना बनाई। एक रात वो किसी तरह घर में घुस आए और खाने में जहर मिला दिया। हम दोनों काफ़ी खुश थे उस रात। हम बाहर घूमने का प्लान बना रहे थे। हम दोनों ने खाना खाया। हम इस बात से अनजान थे कि हम दोनों का वो पल हमारी ज़िंदगी का आखिरी पल है। अचानक तरा को अपनी तबीयत बिगड़ती हुई महसूस हुई। मैंने तरा को आवाज़ दी। तरा ने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था। उसने कहा, नील, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे सब धुंधला सा दिखाई दे रहा है। और तरा अचानक से नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं तरा के पास भागा। मैंने देखा उसके मुँह से खून निकल रहा है। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, पर तरा अपने होश में नहीं थी। मैंने हॉस्पिटल ले जाने के लिए तरा को उठाना चाहा, पर उस वक्त मेरे भी पैरों ने जवाब दे दिया। मुझे भी मेरी तबीयत बिगड़ती हुई मालूम हुई। मुझे ये पता चलते देर नहीं लगी कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी पल है। और मुझे ये एहसास भी हो गया था कि इन सब के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। मेरे आंखों से आंसू बह निकले, इसलिए नहीं कि मैं मरने वाला था, बल्कि इसलिए कि मेरे सामने मेरा प्यार मर रहा था। उसकी सांसें रुक रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद मुझे तरह की धड़कनें महसूस होना बंद हो गया। मेरा दिल उस वक्त रो रहा था। मैं तरह के पास किसी तरह पहुंचा। वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी।
नील ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से तरा को देखा, उसके माथे पर किस किया और माफ़ी मांगा। नील बोला, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना तरा, मैं तुम्हें बचा न सका। तुम मेरी ज़िंदगी थी और अब जब मेरी ज़िंदगी ही नहीं रही तो मैं रहकर क्या करूँगा। नील ने अपने हाथों में तरा का चेहरा थाम लिया और उसके माथे पर किस किया। उसके लिए वो शायद दुनिया का सबसे दुखद पल था कि उसी की बाहों में उसका प्यार तड़प तड़प के मर गया। नील ने अपना चेहरा तरा के सीने पर रख लिया और अपने हाथों को तरा के हाथों में जकड़ लिया। देखते ही देखते नील की सांसें भी उखड़ने लगी और नील भी अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा। अब इस दुनिया को छोड़कर नील भी जा चुका था। दोनों की लाश वहीं पड़ी थी, पर हमारे मरने के बाद वो लोग वहाँ वापस आए और हमारी लाश को इसी हवेली के तहखाने में दफन कर दिया गया। तभी से हमारी आत्मा इस हवेली में बंद हो गई है। अब हम आते हैं प्रेजेंट में। कहानी सुनकर वांगजी की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसका रोना भी अजीब था। आवाज़ इतनी नकली लगी कि विंग ने माथा पकड़ लिया। विंग बोला, अबे चुप, तू रो रहा है या माइक टेस्ट कर रहा है। वांगजी नाक पोंछते हुए बोला, विंग, ये बहुत दुखद कहानी है। ये कहानी सुनकर मेरे दिल के तार हिल गई। विंग बोला, तेरे दिल में तारे नहीं, ढोल बज रहा है, नौटंकी बंद कर। तभी तरा आगे बढ़ी और विंग का हाथ पकड़ लिया। तरा ने नम आंखों से कहा, हम चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले। इस हवेली की दीवारों में हमारे खून के दाग हैं। अगर कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा तो हमें शांति मिल सकती है। विंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। हम तुम्हारी मदद करेंगे, विंग ने कहा। वांगजी अचानक खड़ा हो गया और बोला, हाँ हाँ, हम करेंगे। आखिर मैं एक हीरो हूँ, मैं सबको बचाता हूँ। नील ने वांगजी को घूरा। तुम्हें पहले अपनी जान बचानी चाहिए, हीरो बनने का शौक बाद में करना। वांगजी तुरंत बैठ गया। जी जी, सही कहा जीजू। अब वांगजी और विंग पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें तरा और नील की आत्मा को मुक्त करना था, लेकिन हवेली में सिर्फ उनकी आत्माएं ही नहीं थी, उन लोगों की भी परछाई घूम रही थी जिन्होंने नील और तरा को मारा था। यानी कि खतरनाक और डरावनी आत्माओं से सामना होना अभी बाकी था। विंग ने चौंकते हुए पूछा, अब उन लोगों की आत्माएं यहाँ कैसे आ गई? वो सब कैसे मरे जिन्होंने आप दोनों को मारा था? नील बोला, लालच विंग, लालच। लालच एक ऐसी बला है जो अच्छे अच्छों को तबाह कर देती है। हुआ कुछ यूँ था कि जब हम मर गए तो हमें तो उन लोगों ने दफना दिया, पर उनके आंखों में अभी भी मेरा बिजनेस और ज़मीन की प्रॉपर्टी घूम रही थी। आए दिन इस हवेली में उन लोगों का आना जाना लगा रहता था। प्रॉपर्टी पेपर्स के लिए उन लोगों ने बहुत कोशिश की मेरे बिजनेस और इस हवेली को हथियाने की, पर बिना प्रॉपर्टी पेपर्स के उनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। इन्हीं सब से परेशान होकर वो आपस में ही लड़ बैठे और एक दूसरे को मार डाला, सिर्फ कुछ प्रॉपर्टी के लिए। तभी से उनकी भी आत्मा यहाँ भटक रही है। विंग हैरान था। बस कुछ पैसों के लिए लोग इतने गिर सकते हैं? न सिर्फ एक खुशहाल परिवार को मार डाला, बल्कि खुद आपस में ही लड़कर मर गए। विंग की बात पर हामी भरते हुए नील ने कहा, हाँ विंग, ये लालच होती ही ऐसी चीज़ है। इंसान के पास कितना भी हो, उसे और पाने की लालसा होती है। जब और मिलता है तब उसे छोड़कर वो उससे दुगना पाने में लग जाता है और एक दिन यही और पाने की लालच सब खत्म कर देता है। कुछ देर वहाँ शांति रही। माहौल कुछ गंभीर सा हो गया था। तभी वांगजी ने धीरे से विंग से कहा, विंग, तूने ध्यान दिया हम हर बार मुसीबत में फंसते हैं, क्यों? विंग ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि तू मेरा दोस्त है। वांगजी बोला, मतलब तू कहना चाहता है कि मैं ही मनहूस हूँ? विंग बोला, कोई शक? हवेली के बीचों बीच एक पुराना दरवाज़ा था। नील ने उसकी तरफ इशारा किया। यही है वो तहखाना जहाँ हमारी मौत दफन है। वो दरवाज़ा इतना जंग खाया हुआ था कि जैसे सदियों से खुला ही ना हो। विंग ने हिम्मत से हाथ आगे बढ़ाया और चर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। वांगजी तुरंत पीछे हट गया। विंग, तू आगे जा, मैं तेरे पीछे रहूँगा। विंग बोला, हिम्मत कर वांगजी। वांगजी बोला, हिम्मत ही कर रहा हूँ, पीछे रह कर। दोनों अंधेरे में तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ खट 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 की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक वांगजी का पैर फिसला और वो धड़ाम से नीचे लुढ़क गया। वांगजी चिल्लाते हुए बोला, आ बचाओ। नीचे पहुंचते ही उसने विंग को देखा और बोला, मैं जानबूझकर गिरा था ताकि तू डर मच जाए। विंग बोला, झूठा कहीं का, कितना झूठ बोलता है। वांगजी ने इस बात पर मुंह बनाया। तहखाने में अंधेरा काफ़ी गहरा था। दीवारों पर लाल रंग जैसे खून के धब्बे थे। अचानक परछाइयाँ हर कोने से निकल आईं। एक डरावनी परछाई वांगजी की तरफ बढ़ी। वांगजी चीखते हुए विंग के पीठ पर चढ़ गया।
विंग मेरी जान बचा। विंग बोला, अबे गधे, तू मेरी पीठ पर है, मेरी जान कौन बचाएगा। तभी एक और परछाई पास आई और फुसफुसाई, हमने उन्हें मारा था और अब तुम भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। वांगजी की हालत ख़राब। वांगजी हकलाते हुए बोला, देख भाई, हमें छोड़ दे, तेरे पास इतने लोग होंगे, क्यों ना विंग को पकड़ ले, मैं तो कमज़ोर हूँ। विंग ने ज़ोर का थप्पड़ रसीद दिया। दोस्त हूँ तेरा, बेच भी देगा क्या मुझे। वांगजी अपने गालों पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। अचानक एक पुराना बर्तन गिरा और ज़ोरों की आवाज़ हुई। वांगजी इतना डर गया कि वहीं बैठकर रोने लगा। मम्मी। विंग बोला, अबे चुप, यहाँ मम्मी नहीं भूत है। वांगजी बोला, इसीलिए तो मम्मी को बुला रहा हूँ। अब सारी परछाइयाँ उन्हें घेर चुकी थी। तभी नील और तरा की आत्मा वहाँ प्रकट हुई। नील ने कहा, यही हैं वो लोग जिन्होंने हमें मारा था, इनकी आत्माएं भी यहीं कैद है। तरा बोली, अगर इनसे छुटकारा नहीं मिला तो हम भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। विंग ने गंभीरता से सिर हिलाया, हमें कुछ तो करना होगा। वांगजी ने तुरंत हाथ उठाया। वांगजी बोला, हाँ हाँ, हम कुछ करेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे पास तो एक माचिस भी नहीं है। तभी अचानक तहखाना गूंजने लगा। परछाइयाँ चीख रही थी, हवेली के दरवाजे कांप रहे थे। विंग और वांगजी अब असली लड़ाई के बीच खड़े थे, या तो इन परछाइयों का सामना करें या हमेशा के लिए इसी हवेली में फंस जाएं। वांगजी धीरे से विंग से फुसफुसाया, विंग, अगर मैं मर गया तो तू मेरे घर वालों को बता देना कि मैं तुझसे उधार के पैसे चुका नहीं पाया। विंग बोला, मरने से पहले भी पैसे की टेंशन ले रहा है तू। तभी अचानक तहखाने की हवा और भी भारी हो गई थी। दीवारों से कराहने जैसी आवाज़ें आ रही थी। अचानक सामने से 3 काली परछाइयाँ निकल आईं। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। विंग ने हिम्मत जुटाई, वांगजी डरो मत, हमें सामना करना होगा। वांगजी ने उसके पीछे छुपते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, तू सामने कर, मैं पीछे से करता हूँ। विंग बोला, पीछे से नहीं, आगे से सामना कर। मैं तो करूँगा, पर डर भी तो लग रहा है, वांगजी बोला। तभी एक परछाई वांगजी पर झपटी। वांगजी ने डर के मारे हवा में हाथ पांव चलाया और गलती से परछाई के मुंह पर मुक्का पड़ गया। धड़ाम, परछाई दीवार से टकराई और चीख उठी। वांगजी हक्का बक्का, ओ माँ, मैंने कर दिखाया। विंग ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, डर के मारे तो हीरो बन गया। वांगजी बोला, तो क्या मुझे एक्शन हीरो वांगजी बुलाएंगे। विंग बोला, नहीं डरपोक, हीरो ही ठीक है। तरह की आत्मा आगे आई। इन परछाइयों को हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, सच्चाई भी चाहिए। जब सच सामने आएगा ये परछाइयाँ खुद ही मिट जाएंगी। विंग ने पूछा, सच? कैसा सच? तभी नील बोला, वो प्रॉपर्टी पेपर्स जिनमें इन सब की आत्मा बसी है, तुम्हें उन्हें ढूंढकर ख़त्म करना होगा, तभी इन सब से पीछा छूटेगा और हम भी आज़ाद हो पाएंगे। वो प्रॉपर्टी पेपर्स यहीं इसी तहखाने में छुपे हुए हैं। वांगजी तुरंत बोला, अच्छा, मतलब हमें प्रॉपर्टी पेपर्स चाहिए। विंग, तू ढूंढ, मैं गार्ड बनता हूँ। विंग बोला, गार्ड मतलब तू बस खड़ा रहेगा। वांगजी बोला, नहीं, मैं आवाज़ दूंगा। इतना कहकर उसने एक परछाई को देखा और ज़ोर से बोला, हट जा भूत, नहीं तो मैं तेरे बाल काट दूंगा। परछाई हंस पड़ी और वांगजी के ऊपर कूद गई। वांगजी फिर से विंग के पीठ पर चढ़ गया। विंग ने गुस्से से कहा, अबे मैं तेरा ऊँट हूँ क्या, हर बार मेरी पीठ पर चढ़ जाता है। वांगजी बोला, ऊँट नहीं, लाइफ लाइन है। अब विंग ने इधर उधर तलाशना शुरू किया। एक पुरानी अलमारी में धूल भरी फाइल पड़ी हुई मिली। उसमें साफ साफ लिखा था प्रॉपर्टी पेपर्स, जिसमें बिजनेस के भी पेपर्स थे और इस हवेली की सारी प्रॉपर्टी के भी पेपर्स उसी में थे, यानी कि सारे ज़रूरी पेपर उसी में थे। अब विंग ने सारे पेपर को इकट्ठा किया और उसे आग लगाने का सोचा, पर काफ़ी ढूंढने पर भी उसे कहीं माचिस नहीं मिला। फिर उसे याद आया कि उसकी जेब में एक लाइटर था। उसने ढूंढा और उसे वो मिल गया। और दूसरी ओर वांगजी के हाथ और पैरों को पकड़कर परछाइयाँ उसे झूला झुला रही थी और वांगजी कभी हंस रहा था तो कभी रो रहा था। विंग ने अब जल्दी जल्दी आग लगाने की कोशिश की, पर उस लाइटर से आग ही नहीं निकल रही थी। काफ़ी कोशिश के बाद उस लाइटर से आग निकली और विंग ने उस सारे प्रॉपर्टी पेपर्स में आग लगा दी। देखते ही देखते वो सारे प्रॉपर्टी पेपर्स जलने लगे और यहाँ सारी परछाइयों ने वांगजी को छोड़ दिया और वांगजी ज़मीन पर जा गिरा। जैसे ही विंग ने प्रॉपर्टी के पेपर्स को जलाया, सारी परछाइयाँ चीखने लगी। उनकी चीखों से तहखाने कांपने लगे और वहीं तरा और नील ने अपने हाथ उठाए। उनकी आत्मा से रोशनी फूटी और तहखाने को भर दिया। परछाइयाँ जलने लगी और धीरे धीरे सारी परछाइयाँ गायब हो गई। वांगजी ताली बजाने लगा।
वाह, ये हुई ना बात, अब मैं चैन से सो सकता हूँ। विंग बोला, अबे ये हॉरर मूवी नहीं कि क्लाइमैक्स ख़त्म होते ही सो जा, अभी बाहर भी जाना है। वांगजी बोला, मैं तो चला, मैं तेरे सपनों में मिलूँगा। विंग बोला, तेरे सपनों में आने से अच्छा मैं भूतों के पास ही रह लूँ। तय खाना शांत हो चुका था, लेकिन हवेली से निकलना अभी भी बाकी था। वांगजी और विंग भागते हुए हवेली के दरवाजे तक आए। विंग ने दरवाजे को धक्का दिया पर दरवाज़ा खुला नहीं। विंग और वांगजी परेशान हो गए। वांगजी बोला, ये खुल क्यों नहीं रहा है? विंग बोला, पता नहीं, अभी तो इसे खुल जाना चाहिए था। तभी अचानक उन दोनों के पीछे एक तेज रोशनी हुई। वांगजी डर से विंग से जाकर चिपक गया। अब ये कौन सी मुसीबत है? वांगजी ने डरते हुए कहा। विंग भी डरा हुआ था, पर उसने वांगजी को हिम्मत दी। डरो नहीं वांगजी, जो होगा मिलकर सामना करेंगे। तभी उस रोशनी में से दो परछाइयां नजर आईं। वांगजी ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं विंग सामने देख रहा था अपनी डरी हुई आंखों से। तभी रोशनी थोड़ी कम हुई और सामने खड़े थे और कोई नहीं, नील और तरा। विंग चौंका, आप दोनों? विंग की बात पर वांगजी ने अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो नील और तरा थे। वांगजी भी हैरान। विंग बोला, आप दोनों मुक्त हो गए थे ना, फिर आप वापस कैसे आए? और ये हवेली का दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा है, सब ठीक है ना? तभी तरा बोली, एक आखिरी परीक्षा बाकी है, तब तक हम पूरी तरह मुक्त नहीं होंगे और हवेली का दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा। वांगजी ने मुंह बनाया, एक और लेवल? ये गेम है या हॉरर पबजी? हवेली के दरवाजे अभी बंद थे। तभी अचानक दीवारों पर लाल रोशनी फैलने लगी और फर्श हिलने लगे। नील ने गंभीर आवाज़ में कहा, आखिरी परीक्षा तुम्हारी दोस्ती की है। अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे का साथ निभा सकते हो तो तभी ये दरवाज़ा खुलेगा। वांगजी की हालत ख़राब। दोस्ती की परीक्षा? अबे मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। विंग तो हर बार मुझे थप्पड़ मार देता है। विंग बोला, तेरे थप्पड़ खाने वाले ही हरकत होते हैं। वांगजी बोला, तो फिर ये परीक्षा तू तो पास कर जाएगा, मैं तो पहले ही आउट हूँ। अब होती है परीक्षा की शुरुआत। अचानक ज़मीन पर दरार पड़ी, बीच में गहरा गड्ढा बन गया। नील बोला, तुम्हें एक दूसरे को बचाकर पार जाना होगा। विंग ने सीधे छलांग लगाई और दूसरी तरफ पहुंच गया। वांगजी ने गले से लार निगली, अबे ये तो ओलंपिक की जिम्नास्टर लग रहा है और मैं तो पीटी क्लास में ही फेल था। वो डरते डरते कूदा और बीच में अटक गया। वांगजी चिल्लाया, विंग हाथ पकड़ ले वरना मैं गया। विंग दौड़कर आया और कसकर वांगजी का हाथ थाम लिया। वांगजी मुस्कुराते हुए बोला, तू आ गया? वांगजी बोला, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, जग से बेगाना हुआ, अब तो रब भी दीवाना लागे रे, वो भी तब से जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। वांगजी का यह सॉन्ग सुनकर नील तो पेट पकड़कर ज़मीन पर ही बैठ गया और वहीं तरह मुँह छुपाकर हंस रही थी। नील हंसते हुए बोला, क्या नमूना है सच, आज तक ऐसा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वहीं दूसरी ओर विंग ने गुस्से से वांगजी को घूरा और बोला, फेंकूं यहाँ से, फिर नैना मिलाना फेंकूं? वांगजी बोला, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। अब विंग ने वांगजी का हाथ और कसकर पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया। वांगजी ज़मीन पर गिरा और बोला, देख हमारी दोस्ती टाइटैनिक जैसी है, तू हीरोइन और मैं हीरो। विंग बोला, टाइटैनिक में तो हीरो डूब गया था। वांगजी बोला, ओह फिर मैं नाव हूँ। विंग हंसते हुए बोला, पर नाव भी तो डूब गया था। वांगजी बोला, क्या? तो मैं फिर वांगजी ही ठीक हूँ। तभी एक आवाज़ गूंजी। तरा ने बोला, बहुत अच्छा। अब आखिरी सवाल, क्या तुम दोनों एक दूसरे को कभी धोखा दोगे? वांगजी तुरंत बोला, कभी नहीं, ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, लेकिन हाँ कभी कभी इससे 5000 रुपये मैं उधार ले लेता हूँ। विंग ने तुरंत धक्का दिया, अबे बेशरम, इस वक्त भी पैसे की बात कर रहा है। वांगजी बोला, अरे मजाक था, सच में तू तो मेरी जान है। विंग चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के होठों पर हल्की प्यार भरी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि जो बातें होठों से वो कह नहीं पाए, वो उनकी आंखों ने कह दिया था। जैसे ही दोनों ने सच्चाई स्वीकार की, हवेली चमकने लगी। तरा और नील की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। नील ने कहा, धन्यवाद दोस्तों, तुमने हमें मुक्ति दिलाई। तरा बोली, हमारा अधूरा सफ़र अब पूरा हुआ, तुम दोनों का शुक्रिया। दोनों मुस्कुराते हुए रोशनी में बदल गए और हवेली की दीवारें टूटकर गिरने लगी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वांगजी और विंग भागते हुए बाहर निकले। पीछे हवेली धूल में बदल गई। वांगजी ने गहरी सांस ली, हो बच गया। फिर तुरंत ही मजाक कर दिया, विंग अगर तू ना होता तो मैं आज किसी भूतनी का पति बन चुका होता। विंग ने उसे गुस्से से देखा। जब वांगजी ने विंग का गुस्से से लाल चेहरा देखा तो वो डरते हुए बोला, अरे मजाक था मजाक था। दोनों हंसते हुए आगे की
सड़क पर चल पड़े। उनका अगला सफ़र शुरू हो चुका था। हवेली से निकलकर वांगजी और विंग सड़क पर आ गए। चारों तरफ जंगल ही जंगल और बीच में टूटी-फूटी सड़क। वांगजी ने आसमान की ओर देखा। वाह, कितने तारे हैं। विंग बोला, हाँ सुंदर हैं। वांगजी बोला, अगर बिजली का बिल हमारे घर पर आता तो पापा यही तारे गिनवा देते और कहते लाइट फ्री में देखो। विंग बोला, तेरे पापा सही कहेंगे, कंजूस की औलाद। ये कहकर विंग चलने लगा, पर वांगजी वहीं रुक गया था। कुछ कदम चलने के बाद विंग को महसूस हुआ कि वांगजी के कदमों की आवाज़ नहीं आ रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वांगजी कुछ ही दूरी पर खड़ा था और बहुत ही शांत नज़रों से उसे घूर रहा था। विंग वांगजी के पास आया। वांगजी, रुक क्यों गए? काफ़ी रात हो गई है, हमें निकलना चाहिए। पर वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब विंग ने वांगजी के गालों पर हाथ रखा और पूछा, क्या बात है, सब ठीक है ना वांगजी? वांगजी ने कुछ कहा नहीं, बस विंग को कमर से पकड़कर खींच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगा। विंग हैरान था। उसने ये सोचा नहीं था वांगजी उसे किस किए जा रहा था। जब वांगजी को ये महसूस होता है कि विंग उसे किस नहीं कर रहा है तो वो विंग के होठों को काट लेता है, जिससे विंग अपने मुंह को खोल देता है। अब वांगजी और भी ज़्यादा दबाव के साथ विंग को किस कर रहा था। विंग भी वांगजी की छुअन से मदहोश होकर उसे किस करने लगता है। जब वांगजी को महसूस होता है कि विंग उसे किस कर रहा है तो वो मुस्कुराता है और विंग को और भी ज़्यादा अपने पास खींच लेता है। वो दोनों एक दूसरे से चुंबक की तरह चिपके हुए थे। उन दोनों के बीच हवा तक जाने की जगह नहीं थी। वांगजी लगातार विंग की कमर पर अपने हाथ चलाए जा रहा था। वहीं विंग वांगजी के प्यार में मदहोश होकर अपना होश खोने लगता है और खुद को वांगजी के हवाले कर देता है। जैसे ही वांगजी को ये महसूस होता है कि विंग अब उसके काबू में है, वो मुस्कुराता है और विंग को अपनी गोद में उठाकर जंगल के अंदर ले जाने लगता है। वांगजी विंग को एक बड़े से पत्थर के ऊपर रख देता है और इसी बीच उनका किस एक भी पल के लिए रुका नहीं था। दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे होठों के ज़रिए एक दूसरे की रूह में उतर जाएंगे। अब वांगजी खुद को विंग से अलग करता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांगजी विंग के पूरे चेहरे को किस करता है और बहुत ही गंभीर और कड़क आवाज़ में विंग के कानों में कहता है, विंग मैं तुम्हें चाहता हूँ, अभी इसी वक्त मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग तुरंत ही अपने होश में आ जाता है। विंग हकलाते हुए बोलता है, क्या क्या करना चाहते हो? वांगजी बोलता है, प्यार करना चाहता हूँ तुमसे, अभी इसी वक्त। विंग कहता है, नहीं अभी नहीं। वांगजी कहता है, अभी इसी वक्त मैं रुक नहीं सकता, मुझे तुम्हारा होना है और तुम्हें अपना बनाना है। विंग बोलता है, छू कर तो देखो, टांगें तोड़ दूंगा। वांगजी मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, तुम मेरी टांगें तोड़ना और मैं तुम्हारी कमर तोड़ूंगा। ये कहकर वांगजी विंग के ऊपर आने लगा और विंग को अपने नीचे दबा दिया। आज विंग खुद को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था, शायद वांगजी के प्यार में। वांगजी ने विंग के हाथों को अपने हाथों में कसकर थाम लिया और विंग के होठों को चूमने लगा। दोनों के कपड़े नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे। दोनों की आवाज़ें पूरे जंगल में गूंज रही थी। वांगजी बहुत कठोर था विंग के साथ। ये विंग की आवाज़ों से ही पता चल रहा था, शायद ये उसके प्यार करने का तरीका था। कुछ समय बाद वांगजी अब भी विंग के होठों को चूमे जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी मीठे फल का रस पी रहा हो। अब विंग ने खुद को वांगजी से दूर किया और बोला, बस भी करो, कमर तो तोड़ ही चुके हो, अब क्या होठों के भी टुकड़े करोगे? वांगजी ने उसके गले पर किस करते हुए कहा, अगर इन गुलाबी लबों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और आखिरकार दोनों ने फिर से एक दूसरे को किस किया। अब दोनों वहीं पास की नदी में नहाने के लिए चले गए। वांगजी ने वहाँ भी विंग को नहीं छोड़ा और दोनों ने एक दूसरे की बाहों में बिखरते हुए शब्दों में अपने प्यार का इजहार किया। चाँद की रोशनी में वो दो प्यार करने वाले जैसे चमक रहे थे। अब दोनों अपने कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे का हाथ थामे उस जंगल से निकलते हैं। दोनों काफ़ी खुश थे। आज उन दोनों का हाथ एक दूसरे में कैद था। हाथों में रस्सी बंधी हुई थी, उनके प्यार की रस्सी, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है। अब काफ़ी देर पैदल चलने के बाद दोनों एक पुराने बस स्टॉप पर पहुँचे। वहाँ एक अकेला बुजुर्ग बैठा था। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि ज़मीन पर झाड़ू लगा सकते हैं। वांगजी धीरे से विंग के कानों में बोला, लगता है ये अंकल बस स्टेशन का वेट कर रहे हैं, सन 1947 से। विंग ने तुरंत वहीं उसकी बाह पर मुक्का मारा। चुप बैठ, मजाक हर जगह ज़रूरी नहीं है।
वांगजी बोला, अरे मजाक ही तो था, मैं कोई न्यूज़ एंकर थोड़ी हूँ। तभी उस अंकल ने अचानक कहा, बेटा ये बस स्टॉप भूतिया है, यहाँ से जो भी बस पकड़ता है वो कहीं और ही पहुँच जाता है। वांगजी की आंखें चौड़ी हो गई, मतलब दिल्ली की जगह गोवा? अगर ऐसा है तो मैं फटाफट टिकट लेता हूँ। विंग ने माथा पीट लिया, अरे बेवकूफ़, गोवा नहीं, किसी भूतिया जगह पर। वांगजी बोला, ओह, तो फिर कन्फर्म है कि ये बीएमटीसी की बस नहीं बल्कि भूत मेट्रो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की है। तभी अचानक धुंध में से एक पुरानी बस आकर रुकी। उसका हॉर्न बजा। खिड़कियों में किसी इंसान की जगह परछाइयाँ बैठी थी। कंडक्टर ने बस का गेट खोला। उसका चेहरा सफ़ेद था, आंखें काली और आवाज़ अजीब थी। कंडक्टर बोला, चढ़ो और टिकट लो। तभी वांगजी, जो अब तक चुपचाप था, पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने विंग का हाथ पकड़ लिया और बोला, चल विंग, एक नए एडवेंचर शुरू करते हैं। विंग बोला, अबे पागल, पिछला एडवेंचर पूरा हुआ नहीं और तू नया शुरू करना चाहता है? वांगजी बोला, फ्री में मिल रहा है तो मना क्यों करे। दोनों अब डरते डरते बस में चढ़ गए। बस के अंदर सब सवारियां चुपचाप बैठी थी। एक ने अखबार पकड़ा था जिस पर तारीख थी 1922 और दूसरा रेडियो सुन रहा था और उसमें पुराने गाने बज रहे थे। वांगजी ने विंग से धीरे से कहा, लगता है इस बस में टाइम ट्रेवल भी फ्री है। विंग ने कहा, अगर सही में टाइम ट्रेवल हुआ तो मैं तुझे तेरी माँ के गोद में छोड़ आऊँगा। वांगजी बोला, तो क्या मैं फिर से डायपर पहनूंगा? विंग बोला, हाँ, और थप्पड़ भी खाएगा। बस धीरे धीरे धुंध से होकर निकल रही थी। खिड़कियों के बाहर पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी परछाइयाँ भाग रही थी। अंदर अजीब सी खामोशी थी। वांगजी ने धीरे से कहा, विंग, ये लोग इतने शांत क्यों हैं? क्या इन्हें वाईफाई नहीं मिलता? विंग बोला, चुप रहे, पता नहीं कौन है, किसी का भी चेहरा मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है। वांगजी बोला, मेरे ख्याल से ये लोग भूत एफएम सुन रहे हैं। कंडक्टर टिकट काटने आया। उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी थी। कंडक्टर बोला, कहाँ जाना है? वांगजी हड़बड़ाया, भाई अगर गोवा रूट हो तो वहीं दे दो। विंग ने तुरंत उसकी पीठ पर जोर का मुक्का जमा दिया और बोला, सही से बोल। वांगजी ने डरते डरते आवाज़ में बोला, शहर जाना है। कंडक्टर ने ठंडी सांस ली और टिकट थमाई। इस पर लिखा था, मंजिल अज्ञात। वांगजी बोला, ये कैसा टिकट है? विंग भी गंभीर था। वांगजी इधर उधर देख रहा था। एक यात्री अखबार पढ़ रहा था, लेकिन अखबार 100 साल पुराना था। दूसरी सीट पर एक औरत बैठी थी, लेकिन उसके पांव उल्टे थे। वांगजी हक्का बक्का रह गया और उसकी हालत ख़राब हो गई। वांगजी बोला, विंग, इसके पैर तो जीपीएस के बताए हुए रास्ते की तरह उल्टे लग रहे हैं। विंग ने सिर झुका लिया। विंग बोला, कुछ मत बोल, चुप बैठ। अचानक बस में खामोशी टूट गई। एक भूतिया यात्री जोर जोर से रोने लगा। वांगजी ने उसका कंधा थपथपाया। भाई इतना मत रो, वरना फ्री में एसी चालू हो जाएगा। वो यात्री पलटा। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, बिना आंखों के। वांगजी चीखा और विंग की गोद में सिर रख लिया। विंग गुस्से से बोला, अबे मेरी गोद तकिया नहीं है। वांगजी बोला, विंग, अगर डर के मारे में मर गया तो मेरी लाइफ इंश्योरेंस तुझे मिलेगी। विंग बोला, तेरी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है। तभी बस अचानक रुक गई। ड्राइवर ने कहा, ये तुम्हारी मंजिल है, उतर जाओ। वांगजी और विंग दोनों ने खिड़कियों से बाहर झांकते हुए देखा। सामने था एक पुराना कस्बा, जहाँ लोग सामान्य दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे जरा जरा से समय में बदल रहे थे, कभी बूढ़े, कभी बच्चे, कभी जवान। वांगजी ने आंखें चौड़ी कर दी। मल्टीप्लेक्स फेस ऐप वाला गांव लग रहा है। विंग बोला, ये जगह और मुसीबत लग रही है। वांगजी और विंग बस से उतरे। सामने एक अजीब सा गांव था। झोपड़ियाँ पुरानी थी, लेकिन हर दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। गांव वाले बिल्कुल सामान्य लग रहे थे, बस एक गड़बड़ थी। उनके चेहरे हर कुछ सेकंड में बदलते जा रहे थे, कभी बूढ़े, कभी जवान, कभी बच्चे के। वांगजी और विंग सब देख ही रहे थे कि एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और उनसे मीठी आवाज़ में कहा, तुम दोनों का स्वागत है बेटा हमारे गांव में। वांगजी मुस्कुराया, धन्यवाद दादी जी। तभी उस वक्त उस बूढ़ी औरत का चेहरा अचानक 10 साल की बच्ची में बदल गया। विंग चिल्लाया, हे भगवान। वांगजी बोला, ओह दादी जी, आपका ब्यूटी फिल्टर बड़ा तेज है। दोनों वहाँ से निकल लिए और चलते चलते अब वो उस गांव के बाज़ार में पहुँचे। वहाँ दुकानदार सब्जियाँ बेच रहा था, लेकिन सब्जियाँ बोल रही थी। एक टमाटर बोला, मुझे मत खरीदना, मैं कच्चा हूँ। वांगजी ने विंग से कहा, यह टमाटर तो मुझसे भी ज़्यादा ना ड्रामेबाज है। विंग ने माथा पीट लिया। तभी एक दुकानदार बोला, कुछ लोग यहाँ आते हैं और हमेशा यहीं के होकर रह जाते हैं। विंग चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? दुकानदार हंसते हुए बोला, मतलब अब तुम्हारा चेहरा भी हमारे चेहरे की तरह थोड़े थोड़े वक्त में बदलेगा। वांगजी ने डरते डरते विंग का चेहरा देखा। विंग, अगर तेरा चेहरा भी बदलने लगा तो मैं तुझे पहचानूंगा कैसे? विंग बोला, पहचान लेगा, क्योंकि थप्पड़ वहीं रहेगा ना जो मैं तुझे अक्सर देता हूँ।
शाम होते होते पूरा गांव लाल रोशनी में डूब गया। हर घर में अजीब से गाने की आवाज़ें आ रही थी। गांव वाले इकट्ठा होकर नाचने लगे थे। उनके चेहरे पल पल में बदल रहे थे, कभी एक जैसे कभी अलग अलग। वांगजी धीरे से विंग से बोला, ये सब ऑन इन वन फेस पैक लगाते हैं क्या? विंग गुस्से से बोला, तेरी बकवास बंद होगी या नहीं? विंग का गुस्से से लाल चेहरा देखकर वांगजी ने अपने मुंह में उंगली रख ली। तभी गांव का सरपंच आया। उसका चेहरा भी बार बार बदल रहा था और आखिर में उसका चेहरा बदलकर बिल्कुल वांगजी जैसा हो गया। विंग हक्का बक्का, ये क्या है? वांगजी खुद अपना ही चेहरा देखकर चीखा, अरे यह कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा है। सरपंच ने गहरी आवाज़ में कहा, आज से तुम दोनों भी हमारे गांव का हिस्सा हो। तुम्हारा चेहरा भी कुछ समय बाद बदलने लगेगा। यह सुनकर वांगजी बेहोश होकर धप्प से गिर पड़ा। विंग ने माथा पीट लिया, हर बार इसका यही नाटक है। वांगजी अभी भी ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। विंग ने उसे हिलाकर उठाया, वांगजी उठ, वरना यहीं तेरा चेहरा बदल कर नाचने लगेगा। वांगजी नींद भरी आवाज़ में बोला, मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना। विंग ने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। हाँ, मैं उठ गया, अब ठीक है। विंग चिढ़कर बोला, जब मेरे साथ वो सब कर रहा था तब तो बड़ी तेरे में ताकत फूट रही थी। अब कहाँ गई तेरी ताकत? अब कहाँ गई तेरी मर्दानगी? वांगजी ने अपना हाथ अपने बालों पे रखा और मुस्कुराने लगा। वो तो बस विंग तुम्हें देखकर कुछ होने लगा था, समझो ना। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, विंग चिढ़कर बोला। सरपंच ने गंभीर आवाज़ में कहा, ये गांव साधारण नहीं है। हम सब श्रापित आत्माएं हैं। जिन्होंने हमें देखा उनका चेहरा भी धीरे धीरे बदलने लगता है। वांगजी घबराकर विंग का चेहरा टटोलने लगा। विंग, तेरी नाक तो वैसी ही है, लेकिन तेरी शक्ल अगर मेरी जैसी हो गई तो मेरी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। विंग ने उसे घूरा, तेरी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। अचानक वांगजी का चेहरा चमकने लगा। उसका माथा बड़ा और आंखें छोटी और नाक गोल गोल होने लगी। विंग दंग रह गया। हे भगवान, तू तो कार्टून जैसा लग रहा है। वांगजी ने वहीं खड़े एक इंसान से जिसका चेहरा बार बार बदल रहा था आईना मांगा। वांगजी ने आईने में अपनी शक्ल देखी और बोला, ओहो, मुझे देखो तो मैं तो छोटा भीम लग रहा हूँ। वांगजी की बात को सुनकर सभी गांव वाले हंसने लगे। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। विंग ने वांगजी को पकड़ा और कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना तेरा चेहरा सचमुच में बदल जाएगा। वांगजी ने कहा, ठीक है, लेकिन निकलेंगे कैसे? ये लोग टिकट तो रिटर्न नहीं देते होंगे। तभी एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई और उसने फुसफुसाकर कहा, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, गांव के बीच वाले कुएं में छुपा है सच। अगर तुम उस कुएं से पानी पी लो तो श्राप टूट सकता है। वांगजी और विंग अब मौका ढूंढ रहे थे कुएं तक पहुंचने का। धीरे धीरे रात होती है और रात को दोनों चुपके चुपके गांव के बीच पहुंचते हैं। कुएं के पास अजीब सी परछाइयां घूम रही थी। वो दोनों धीरे धीरे उस कुएं तक पहुंच गए। वो परछाइयां उनको कुछ भी नहीं कर रही थी। दोनों ने अब कुएं के पानी में झांका तो चेहरों की परछाइयां दिखी, कभी वांगजी, कभी विंग, तो कभी गांव वालों की। वांगजी ने कांपते हुए बोला, विंग, मेरा चेहरा तो ठीक है ना? विंग ने वांगजी के सीधे मुंह पे बोल दिया, तेरा चेहरा तो पहले से खराब था, अब और ख़राब हो गया है। वांगजी बोला, धन्यवाद विंग, तू हमेशा मेरा आत्मविश्वास बढ़ा देता है। अब जैसे ही विंग पानी लेने झुका, कुएं से एक हाथ बाहर आया और उसका हाथ पकड़ लिया। विंग चीख पड़ा, वांगजी। वांगजी पहले तो पीछे हट गया, फिर अचानक हिम्मत दिखाकर बोला, रुक जा विंग, मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन पहले बता दूँ, मुझे तैरना नहीं आता। विंग का हाथ कस कर पकड़े वो अंधेरे से निकला। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर पानी से बाहर आया। वो एक बूढ़ा आदमी था, झुर्रियों भरा उसका चेहरा था, लेकिन उसका चेहरा भी हर पल बदल रहा था। कभी बच्चे जैसा, कभी जवान, तो कभी औरतों जैसा उसका चेहरा हो रहा था। उस भूत ने भारी आवाज़ में कहा, मैं इस गांव का पहला आदमी था जिसने सच देखा। ये श्राप एक साधु ने दिया था। उसने कहा था कि जो भी इस गांव में रहेगा उसका चेहरा कभी स्थिर नहीं होगा। विंग बोला, पर उन्होंने श्राप क्यों दिया? उस भूत की आंखें नम हो गई। उसने कहा, हमारी कुछ गलतियों के कारण। वांगजी बोला, क्या किया बताओ? भूत ने बोलना शुरू किया। आज से कई सालों पहले ये एक खुशहाल गांव हुआ करता था, जहां सब हंसी खुशी रहा करते थे। तभी हमारे गांव में एक साधु का आगमन हुआ। उसके चेहरे पर अलग ही तेज था। वो नदी के पास रहने लगे और वहीं तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन कुछ गांव के मन चले लड़के उस नदी में नहाने को गए जहां वो साधु रहते थे। उन लड़कों की नज़र उन साधु पर पड़ी और उनके मन में एक गंदी चाल सूझी। उन लड़कों ने अपना चेहरा
मुखौटे से बदल डाला और उन साधु को घेर कर उनके गोल गोल चक्कर लगाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर नाचने लगे। वो साधु जो अपनी तपस्या में लीन थे, उनकी आंखें खुली। उन्होंने देखा कुछ लड़के उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने पहले उन पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें शांत रहने को कहा, और उन लड़कों ने उनकी बात नहीं मानी। जब साधु ने देखा कि ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने वहाँ से जाना ठीक समझा और वो उठे वहाँ से जाने के लिए, पर एक लड़के ने उनको पानी में धक्का दे दिया, जिससे वो मुंह के बल जाकर नदी में गिर पड़े। सभी लड़के ज़ोर ज़ोर से साधु पर हंसने लगे। साधु गुस्से में आग बबूले हो गए थे और उन्होंने सभी लड़कों के साथ साथ पूरे गांव वालों को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुम सभी ने मेरे साथ धोखा किया है, अपना चेहरा बदल कर आज के बाद तुम सभी का चेहरा पल पल बदलता रहेगा। वो लड़के हैरान रह गए और धीरे धीरे सभी गांव वालों और उन लड़कों के चेहरे बदलने लगे। जब ये सारी बातें उन गांव वालों को पता चली तो वो उन साधुओं को ढूंढते हुए उस नदी के पास पहुंचे जहां साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। सभी गांव वाले उनके पैरों पर गिर गए और उन लड़कों ने भी उनसे माफ़ी मांगी। साधु का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, कभी भी मजाक इतना ना करो कि सामने वाला इंसान उस गुस्से में आ जाए। मजाक एक हद तक ही अच्छा लगता है। जो मजाक दूसरों को दुख दे वो पाप के अलावा और कुछ नहीं होता। सभी गांव वालों ने रोते हुए माफ़ी मांगी और उनसे इस श्राप को टूटने का उपाय पूछा। उन्होंने बताया और वहां से गायब हो गए। तब से हम सभी को बदलते चेहरे का दर्द झेलना पड़ रहा है और आज भी हम उसी गलती की सज़ा झेल रहे हैं। मजाक किया किसी और ने और झेला कई लोगों ने। इसी के लिए मजाक एक हद तक ही अच्छा होता है। जब मजाक इंसान के लिए अच्छा करने के बजाय उसका बुरा करने लगे तो उस मजाक को वहीं रोक देना चाहिए, जिससे आने वाले खतरे से बचा जा सकता है। विंग चौंका तो इस गांव को श्राप मिला है। इस श्राप को तोड़ने का तरीका? भूत ने कांपते आवाज़ में कहा, कुएं का पानी, यही एकमात्र उपाय है। वांगजी बोला, मतलब? भूत ने कहा, कुएं का पानी पीना होगा, लेकिन पानी पीने वाले को उसका सबसे बड़ा डर झेलना होगा। विंग धीरे धीरे कदमों से कुएं के पास पानी लेने के लिए गया, लेकिन वांगजी पीछे हट गया। विंग, डर तो मुझे भी लग रहा है। अगर कुएं का पानी पीकर मैं हैंडसम हो गया तो लड़कियां लाइन लगा देंगी मुझे पाने के लिए, फिर तू मुझे खो बैठेगा। विंग ने गुस्से से वांगजी के बाल पकड़कर कहा, तू पी रहा है ये पानी, वरना यहीं डुबो दूंगा तुझे। वांगजी घबराकर बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना अगर मैं मर गया तो तेरे ऊपर भूत बनकर बैठ जाऊंगा। विंग बोला, हाँ हाँ बैठ जाना, वैसे भी मेरे सीने पर तो छुरी लेकर वैसे ही बैठा रहता है तू। अब दोनों ने कुएं से पानी निकाला और वहाँ अंधेरा और भी ज़्यादा गहरा हो गया। पानी जैसे ही वांगजी ने पिया, उसके आंखों के सामने अजीब अजीब नज़ारे आने लगे। उसने खुद को देखा, कभी वो बच्चा था, कभी वो बूढ़ा, कभी वह राक्षस। वांगजी चीखने लगा, ओह, ये तो हॉरर मूवी ट्रेलर चल रहा है मेरे दिमाग में। अब विंग ने भी पानी पिया। उसे भी अजीब परछाइयाँ दिखीं, लेकिन उसने अब आंखें बंद कर ली और मन में कहा, मैं नहीं डरूंगा। अचानक तेज हवा चली, गांव की सारी लालटेन बुझ गई और गांव वाले चीखने लगे। उनके चेहरे धीरे धीरे स्थिर होने लगे, जैसे पहले हुआ करते थे। सरपंच बोला, श्राप टूट गया। सारे गांव वाले वांगजी और विंग के पैरों पर गिर गए। गांव वालों ने बोला, धन्यवाद बच्चों, तुमने हमें मुक्त कर दिया। वांगजी शान से बोला, हाँ हाँ, मुझे पता था मेरा हीरो वाला चेहरा सब बचा लेगा। विंग बोला, हीरो, तेरी शक्ल तो अभी कार्टून जैसी लग रही थी। गांव वाले हंस पड़े। उस रात गांव वालों ने खूब जश्न मनाया और विंग और वांगजी खूब खातिरदारी की। अब सुबह होते ही गांव वाले दोनों को गांव के बाहर छोड़ने गए। गांव वालों ने कहा, तुम दोनों ने हमें बचाया, अब तुम जहां भी जाओ खुश रहो। वांगजी ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, ठीक है, लेकिन अगली बार कोई श्राप हो तो मुझे मत बुलाना, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, वांगजी ने कहा। विंग ने उसका कान खींच लिया और बोला, चल आगे, अगला सफ़र इंतज़ार कर रहा है। वांगजी ने कान छुड़ाए और विंग को कमर से पकड़ लिया और बोला, अगर तुम उस सफ़र में हो तो हर सफ़र यादगार रहेगा विंग। विंग मुस्कुराया और वांगजी ने उसे किस कर लिया। गांव वाले चिल्लाने लगे, अरे वाह, क्या सीन है। विंग और वांगजी शर्मा कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगे, एक नए सफ़र के लिए, जो हो सकता है भूतिया हो या फिर श्रापित या कुछ और। तो दोस्तों, आज के लिए ये स्टोरी हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसमें कुछ गड़बड़ हुई हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी ये भी बताइएगा, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्लीज़ आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली स्टोरी हॉरर होगी, जो कि सीरियस हॉरर होगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट स्टोरी में।
और प्लीज़ आप सब लाइक किया कीजिएगा, आप सब लाइक नहीं करते। प्लीज़ बताइएगा आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय गाइस।